कैबिनेट रैंक दे दिया गया, उससे पंगा हो गया, लफड़ा हो गया भाई। जो राज्य मंत्री हैं वो उनके अंडर हो गए, फिर जो अनिल विज जैसे और मंत्री हैं उनको बड़ा लगाया, तो बड़ा बहुत बड़ी जाति हो। मतलब इस मामले में विज का हस्तक्षेप रहा है। उनका बीच का पहले भी विवाद रहा है उनसे, खुदर साहब से। अभी भी मुझे पता लगा है कि मनोहर लाल जी नायब सैनी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो जो ऑर्डर पेंडिंग रखे गए हैं उनको रिस्टोर किया जाए, बेशक कैबिनेट रैंक ना दिया। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओर से पहले काफी काम किए, मतलब के पंचों सरपंचों पे जिन पे खट्टर साहब ने लाठीचार्ज किया था उनसे मिले। ये परिणाम आपको चौंकाने वाला नहीं लग रहा? हमारी पहले बात होती थी जब तो आप बता रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। जो साइलेंट जो वोटर था, एक फीलिंग गई कि हुड्डा ही सब कुछ है, हुड्डा कांग्रेस है, हुड्डा है दीपेंद्र हुड्डा, वन मैन शो, ना शैलजा, ना कैप्टन अजय, ना रणदीप। और सबसे ज्यादा जो परिता लगा ना, ये बड़े बोले नीर शर्मा ने, कुलदीप शर्मा ने, उदय भान ने कहा हमारा 5,000 का कोटा मेरा, 2,000 का कोटा मेरा। मेरा अभी भी मानना है ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी था और प्रदेश की जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। कांग्रेस ने आया हुआ राज अपनी मूर्खता से खो दिया। मैं मानता हूँ अफसर बड़ा बदनाम है, लूट करते हैं, आप उनके खिलाफ रेड लगवा के उनको अरेस्ट करो। अब सबके सामने कहना आपके वर्कर भी वहीं बैठे हैं, वीडियो बन रहा है, वीडियो जारी कर रहे हो आपको। अच्छा, वर्कर का बैठा होना वीडियो जारी करना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आपने साबित कर दिया कि भाई गुड़गांव का सीएम मैं हूँ, नायब सिंह सैनी बेशक रहना का सीएम हूँ, जहाँ पे रहना है किसी को मेरी याद लगानी पड़ेगी। कोई और उन्होंने अपने अपने अकाउंट से पूछ लो, मैं गुड़गांव का थानेदार, अपने अपने अकाउंट से पूछ लो भाई क्या इंद्रजीत के थ्रू कोई आया या मनोहर लाल के थ्रू आया, वो कुछ नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा। एनजेपी हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन और परिचय इनका देने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी हैं और हमारे साथ कई बार जुड़ चुके हैं। हम इनके पास पहले भी विभिन्न मुद्दों पर बात कर चुके थे। तो मैं एनजेपी के दर्शकों को सबसे पहले अभिवादन करता हूं। पवन बंसल जी की ओर से आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार बंसल साहब, आज 2-3 इशू हैं जिन पर हमारी मौखिक चर्चा हो रही थी। एक तो राजेश खुल्लर की जो नियुक्ति हुई, फिर उनके आदेश पर रोक लगी, पेंडिंग रखा। दूसरा जो नरवीर सिंह ने कल गुरुग्राम में आते ही अफसरों की मीटिंग की। और तीसरा इश्यू हम चुनाव पर भी बात करेंगे, आपके पास ज्ञान है इस बारे में, पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो खुल्लर साहब को पहले मुख्य प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद में जो ऑर्डर जारी हुआ था उसको रात 12 बजते 4 घंटे में आधी रात को जो उस आदेश पर रोक लगा दी गई। टेम्परेरी है, परमानेंट है, क्या रहेगा क्या नहीं, हम पवन बंसल जी की राय जानना चाह रहे हैं। और उनको कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया था पहले आदेश में, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राजेश खुल्लर जी मनोहर लाल के बहुत करीब है। मनोहर लाल ने उनकी पत्नी को HPS का मेंबर ही बनाया, मैडम राजेश खुल्लर की पत्नी को। और उनके रिटायरमेंट के बाद ये रहते रहते उनको चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया था अपना। और जब नायब सिंह सैनी बने उनके भी वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मतलब। अब जब दोबारा बने ओसली नायब सिंह सैनी ने, उनके ऑर्डर हो गए चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, यही तो मतलब बात चल जाती, कोई विरोध ना होता, कैबिनेट रैंक दे दिया गया, उससे पंगा हो गया, लफड़ा हो गया भाई। जो राज्य मंत्री हैं वो उनके अंडर हो गए, फिर जो अनिल विज जैसे और मंत्री हैं उनको बड़ा लगाया, तो बड़ा बहुत बड़ी जाति हो गई। मतलब इस मामले में विज का हस्तक्षेप रहा है। उनका बीच का पहले भी विवाद रहा है उनसे, खुदर साहब से काफी विवाद रहा था। अगर फिर भी मेरा मानना है, अगर चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते ना, कोई विवाद नहीं होता। वो कैबिनेट अति होती है ना, जब उससे ज्यादा विस्फोट हो जाता है। जो कैबिनेट रैंक दिया गया, लेकिन जब हम प्रोटोकॉल की बात करें तो ये कितना उचित था? वो भी अनुचित है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से एक अफसर को आप कैबिनेट रैंक नहीं दे सकते हो। पॉलिटिकल एडवाइजर को दे सकते हो, पॉलिटिकल पोस्ट हो तो मीडिया एडवाइजर को दे सकते हो, पुलिस एडवाइजर को दे सकते हो, पर एक अफसर को कैबिनेट रैंक देना, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी वगैरह और को जो स्टेट के मिनिस्टर हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, बाईपास करना हो गया एक तरह से। अभी भी मुझे पता लगा है कि मनोहर लाल जी नायब सैनी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो जो ऑर्डर पेंडिंग रखे गए हैं उनको रिस्टोर किया जाए, बेशक कैबिनेट रैंक ना दिया जाए। तो मेरी तो देखिए राजेश खुल्लर जी को आपके माध्यम से सलाह है, लंबी इनिंग खेल दी, वर्ल्ड बैंक में भी रहे, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऑल पावरफुल सुपर सीएम की तरह रहे, और मैडम भी उनकी HPSC मेंबर बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक सीमा होती है मतलब कि ग्रेसफुली रिटायर हो, ताकि यंग लोग आए, उनका चांस बने, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे। और दूसरा ना, कहते हैं ना, एक बड़ा बड़ा पानी सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। रोक के मत बैठो, तो इसमें रोक के बैठो ना, जो उनके जो विरोधी हैं तो उनकी पिछली फाइलें खंगाले लग जाता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। अच्छा बंसल साहब, आपकी बातों से एक चीज निकल करके आ रही है,
आपको लगता है नायब सैनी अभी भी छाया चीफ मिनिस्टर है, आपने बात कही थी, या मजबूत पकड़ अब बना चुके हैं? आपने पूछा नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओर से पहले काफ़ी काम किए, मतलब के जी जी, पंचों सरपंचों पे जिन पे खट्टर साहब ने लाठीचार्ज किया था उनसे मिले और उनके डैमेज कंट्रोल किया काफी। सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी जो असेसिबिलिटी, आम वर्कर से मिलना, रात को 12 बजे मिलना ना। खट्टर साहब बदतमीजी करते थे, नहीं मिलते थे कि नौकरी मांगी तो चांद में भेज देंगे। नायब सिंह सैनी की बड़ी चीज, बड़ा परिवर्तन ये है, एक विनम्र सेवक आया और एक में अहंकार। हरियाणा में लोग कहते हैं काम हो या ना हो हमारी बात सुनो, ये इजली यही इनकी पूंजी रही। फिर दूसरा आईडी से बड़े लोग परेशान थे, पब्लिक आईडी से। इन्होंने कैंप लगवाए हर जिले में, डीसी उसमें होता था, लोगों को सेटिस्फाई किया, डीसी हमारी सुनता बैठ के, वो भी उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। मतलब ये है कि प्रशासन पर नियंत्रण जो है वो जो और मेरा ये मानना है कि अगर 1 साल पहले कर दिया था ना तो शायद कुछ अच्छे परिणाम आते और अच्छे आ सकते। ये परिणाम बड़ा छोटा समय होता है, थोड़ा समय। ये परिणाम आपको चौंकाने वाला नहीं लग रहा? हमारी पहले बात होती थी जब तो आप बता रहे थे कि कांग्रेस सत्ता मैं चुनाव से जिस दिन वोटिंग हुई 3 दिन पहले तक मैं कह रहा था 50-55 सीट, मैंने लिखा भी था 55 सीट आएंगी कांग्रेस की, 30-35 के करीब भाजपा की आएंगी और 8-10 में इंडिपेंडेंट वगैरह ले जाएंगे। लेकिन 2-3 दिनों में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, जो साइलेंट जो वोटर था, एक फीलिंग गई कि हुड्डा ही सब कुछ है, हुड्डा कांग्रेस है, हुड्डा है दीपेंद्र हुड्डा, वन मैन शो, ना शैलजा, ना कैप्टन अजय, ना रणदीप, पूरा जाट बेल्ट में कास्ट पे बात करनी चाहिए। हमला गया कि हमारी चौधर आ गई, रोहतक की चौधर आ गई। अब कांवड़ यात्रा आई, एक तो शंकर जी की फोटो, तो दीपेंद्र की फोटो, तो शंकर का अवतार है, हुड्डा आएगा, राज आएगा। और सबसे ज्यादा जो पलीता लगा ना, ये बड़े बोले नील शर्मा ने, कुलदीप शर्मा ने, उदय भान ने कहा हमारा 5,000 का कोटा मेरा, 2,000 का कोटा मेरा, ये मेरा कोटा होगा। फिर कुलदीप शर्मा ने कह दिया बामन का छोरा, पतला देख लिया भाई, 10 अक्टूबर को हुड्डा साहब 4 बजे पार्लियामेंट में ले लेंगे। फिर एक धर्मा चौकर के बंदे कह रहे हैं भाई जाट ऐसे लगे बिना मेरिट के, फरीदाबाद से भी बयान आया, उन्होंने फिर जल्दी में इनका काम किया। नौकरी और जो साइलेंट वोटर था ना, उनको लगा यार इस राज में दो जिनको हम दबा हुआ वोट कहते हैं, कोई राज नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा, वो चुपचाप भाजपा के। मेरा अभी भी मानना है ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी था और प्रदेश की जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। कांग्रेस ने आया हुआ राज अपनी मूर्खता से खो दिया। एक आपको बंसल साहब नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक चुनाव प्रचार के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट नेता साबित कर दिया कांग्रेस के नेता की बजाय, और उसमें भाजपा कामयाब रही? भाजपा कामयाब रही, उसमें हुड्डा की भी अपनी कमी। हुड्डा साहब खुद भी कहते ना, उनके समर्थक कहते रहे, IT सेल कहता रहा चौधर आएगी, रोहतक में चौधर आएगी, CM मम्मी बनेंगे मतलब के। और जब जस्सी पेटवार को नागरदोल में टिकट दिलवाई उन्होंने, वहाँ पे शैलजा ने अपने समर्थक थिंक टैंक डॉक्टर अजय, जो राजनीतिक परिवार से हैं, वीरेंद्र सिंह नागरदोल के बेटे हैं, 17वें मंत्री थे मतलब के, तो उसकी टिकट कटवा के दिलवाई। चलो यहाँ तक चल गया था। अब हुड्डा के पेटवाड़ के समर्थक कह रहे हैं कि भाई दिक्कत ये थी, हुड्डा जो देना चाहता था पेटवाड़ को, चमारी शैलजा देना चाहती थी, मतलब उसको अपना अजय को, चमारी की नहीं चली, उसकी चली वीरेंद्र, अपना भूपेंद्र की चली, दीपेंद्र की चली। जो चमारी जैसे शब्द आए, उसके 2 दिन बाद हुड्डा साहब ने कहा ये बीजेपी ने करा रहा है। मेरा मानना है अगर उसी दिन हुड्डा साहब, मैडम हुड्डा और दीपेंद्र तीनों चलाते शैलजा के बेंच चाय पहने आपके पास, बेंच चाय पहने आए, हम जूते मारते थे, ऐसी बात कही आप तो हमारी बहन हो, सारे TV चैनल को बुला लेते, मामले खत्म हो जाना था। वो बढ़ती गई बात, वो फिर शैलजा मतलब भूपेंद्र हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंस था उनका कि कहीं न कहीं हम चुनाव जीत रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कैबिनेट बढ़ गई थी, कौन लगेगा, किसको CIO मिलेगी, कौन अफसर लगेगा, सब कुछ तय हो गया, सब कुछ अफसरों ने हाजिर लगानी शुरू। और शैलजा की चुप्पी बड़ा, मेरा मानना है शैलजा CM बनी ना बनी, उनकी स्टेचर इतनी बढ़ गई ना, को दलितों में जो और भी जातियाँ थी ना, मतलब के उनमें भी एक उसके प्रति सहानुभूति की बात आई। दूसरी जातियों को ऐसा महसूस हुआ कि जाट की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं, राहुल गांधी कहते रहे सबकी सरकार होगी, छत्तीस ब्रांड की सरकार होगी, उल्टा इंप्रेशन ये गया कि ये तो एक व्यक्ति की सरकार है। चलिए, आपके गुरुग्राम में कैबिनेट मिनिस्टर मिली है, राव नरवीर सिंह मंत्री बने हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा में वो इसलिए बने हुए हैं कि अधिकारियों की जो उन्होंने मीटिंग की थी, आते ही ओथ लेने के बाद यहाँ पहुंचे और स्वागत अभिनंदन के तुरंत बाद मैं उस बैठक को लेकर के जो उनके तेवर थे, जिस भाषा में उन्होंने बात की है, उसको लेकर के क्या कहें? मैं पहले आपको बताऊं कि नरवीर सिंह ने धमकी देकर गन पॉइंट पर कर ली बीजेपी। उन्होंने कहा बीजेपी को बोले कुछ नहीं, वोट नरवीर की है, टिकट दे दो, नहीं मैं कांग्रेस की टिकट दे दूँगा। अमित शाह ने बुलाया, टिकट दी, मंत्री बने। अब देखो मतलब कि उन्होंने मीटिंग की, नॉर्मली होता है, पहले मीटिंग कर्टसी काल के लिए होती है, मिनिस्टर है, अफसर मिलना जुलना होता है, कोई
अनौपचारिक मीटिंग होती है, बाकी बातें बात होती है। अब उन्होंने कहा तुम यहाँ लूटने आए हो, छोड़ जाओ, अपने अपने अकाउंट से पूछ लो। भाई देखो, जो अफसर यहाँ पे लगे हैं उस मीटिंग में जीएमडी के श्रीनिवासन, अपना डी साहब यहाँ पे निशांत, अशोक गर्ग मानेसर के नरहरी बांगड़, पुलिस कमिश्नर सारे थे। अब इन अफसरों को किसने लगाया भाई? मनोहर ने लगा ना, या नायब सिंह सैनी रखा। तुम कह रहे तुम्हें लूटने आए हो, इसका मतलब उन्होंने लूटने वाले अफसर लगा रखे थे। तुम यहाँ छोड़ जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अंदर करवा दूंगा। भाई एक सिस्टम होता है। आप स्पीकिंग चेयरमैन जरूर सबके सामने उठे रहे हो, तुम कोई शिकायत आपके पास आती है, ठीक है, मैं मानता हूँ अफसर बड़ा बदनाम है, लूट खसुट करते हैं, आप उनके खिलाफ रेड लगवा के उनको अरेस्ट करो। अब सबके सामने कहना आपके वर्कर भी वहीं बैठे हैं, वीडियो बन रहा है, वीडियो जारी करो आपको। अच्छा, वर्कर का बैठा होना वीडियो जारी करना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जो मीटिंग मिनिस्टर कर रहा है और अफसर बैठे हैं और वर्करों के सामने आप जिले के अफसरों को जलील कर रहे हो। और मेरा मानना है कि जो अफसर हैं आज के दिन, या डीसी है, जो भी है, दे रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ सीएम। जब तक भी आपने तो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, आपने साबित कर दिया कि भाई गुड़गांव का सीएम मैं हूँ, नायब सिंह सैनी बेशक रहना का सीएम हूँ, जहाँ पे रहना है किसी को मेरी हाजिर लगानी पड़ेगी। कोई और उन्होंने कहा अपने अपने अकाउंट से पूछ लो, मैं गुड़गांव का थानेदार, अपने अपने अकाउंट से पूछ लो भाई, क्या इंद्रजीत के थ्रू कोई आया है या मनोहर लाल के थ्रू आया है, वो कुछ नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा। यहाँ रहना है तो मेरे रहमो क्रम पे आपको रहना पड़ेगा। मतलब वो बात मेरा मानना है ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया। अपने वर्करों को साथ क्यों लेके गए मीटिंग में, वीडियो बना रहे हैं और सरेआम आप धमका रहे हो। मैंने देखा उसमें मैंने क्लिप देखा कि महिला अफसर है बैठी है, तो उस बेचारी बहुत उसकी हास्यास्पद स्थिति हो रही थी। अब अफसर हैं बेचारे, प्रोटोकॉल के हिसाब से बोल नहीं सकते। अब मान लो कोई बड़ बोला, मान लो उसमें कोई अफसर कह देता भाई तो ये तो क्लास 1 अफसर थे उस मीटिंग में, अब क्लास 1 अफसर कुछ नहीं बोलता। मान लो नरबीर कल को छोटे अफसरों की मीटिंग करे, कोई थानेदार बदतमीज थानेदार कह दे भाई अपना मतलब बता भाई कहाँ मैंने पैसे लिए हैं, सबको क्यों कह रहे हैं। अब उनका क्लीन करो, पर्यावरण को शुद्ध करो, ये कहा उन्होंने, मेरा ये मिशन है। अब मैं बता दूँ 98 में नरबीर जी फूड सप्लाई महकमे के वजीर थे, बंसीलाल सिंह थे, और मैं जनसत्ता का स्टाफ रिपोर्टर रोहतक में। नरबीर ने 3 दर्जन भट्टों के लाइसेंस सोनीपत रोहतक में दे दिए। भाई रोहतक के डीसी टीवेशन प्रसाद थे, उस टाइम जो आजकल चीफ सेक्रेटरी है, तो उस मामले में तो बंसीलाल ने सुनो, और सोनीपत के डीसी ने लिखा ये पर्यावरण के नियमों के खिलाफ है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सीधे फाइल बना के दे दिए। आप बात करते हो स्वच्छता की, जब आप मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, आपने पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करके भट्टों के लाइसेंस। चलो हम ये मान लेते हो अतीत की बात थी, अब शायद सिंह बदल गए होंगे, सबक तो लेना था ना, सबक कोई सबक नहीं। लेकिन मेन बात है कि अधिकारियों को इस भाषा में नहीं लेता। ऐसा कोई करप्ट अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं समर्थन करता हूँ, गुस्ताखी माफ भी समर्थन करता है जो मैं चैनल चलाता हूँ, और उनसे जो भी आप शिकायत रहो उनसे, उनकी स्टिंग आजकल तो बड़ा स्टिंग रिकॉर्डिंग कर दो उनकी, उनको रेड हैंडेड पकड़वा दो। हाँ, उनको रेड हैंडेड पकड़वाओ आप, वो तो मैं अरेस्ट कर दूंगा, मैं पैसे वसूल करा दूंगा, ये बोली तो थानेदार भी नहीं बोलता आजकल। उस थानेदार भी, पुलिस भी किसी को अरेस्ट करना है पहले सबूत चाहिए उसके। मतलब पुलिसिया अंदाज नहीं होना चाहिए, ये तो पुलिसिया अंदाज में मिनिस्टर का व्यवहार सौम्य होना चाहिए, गरिमा में होना चाहिए, और पहली मीटिंग में तो ऐसा होता है। जी जी। बंसल साहब, एक जरूरी टिप्पणी हम आपसे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उस पर चाहेंगे। सीटें फुल हो गई है, अब कोई वैकेंसी नहीं है, पूरा का पूरा एक साथ मंत्रिमंडल गठन, सर्वाधिक कैबिनेट मिनिस्टर, पहली बार मेरे ख्याल से 10 रहे होंगे पीछे, सर्वाधिक कैबिनेट मिनिस्टर 11 इस बार है, और एक ही बार में सबको ओहदे भी दिला दी, कोई वैकेंसी खाली नहीं रखी है। इसकी वजह क्या कहेंगे? देखिए, तो उन्होंने बाई कास्ट बैलेंस, कास्ट को हम लोग नहीं कर सकते, कास्ट बैलेंस रीजनल बैलेंस को बना के मंत्रिमंडल बनाया, सोशल इंजीनियरिंग किया। पर एक बात मैं कहूँगा, 3 दिन हो गए अब तक महकमे नहीं बटे, उनको कमरे तो मिल गए, स्टाफ भी मिल गया, महकमे क्यों नहीं मिल रहे? मतलब इसमें बड़ा लफड़ा है। माइनिंग किसके पास रहेगा, पीडब्ल्यूडी किसके पास रहेगा, टैक्सेशन किसके पास रहेगा, ये तुरंत कर देना चाहिए। वित्त कौन, गृह कौन, तुरंत कर देना चाहिए। नहीं, गृह तो सुना है, गृह के कारण गृह क्लेश भी हो रहा होगा कहीं। देखो, महकमे तुरंत बांट देना चाहिए। लेकिन एक गृह को लेकर के पहले जो सीआईडी विभाग अलग किया था, विज और मनोहर लाल और विज की काफी जो है इस मामले में तू मैं भी बाहर आई थी मीडिया के माध्यम से, तो क्या लगता है इस बार जो गृह विभाग जिसके पास रहेगा, सीआईडी विभाग उसी के पास रहेगा? नहीं, मेरा मानना है कि गृह विभाग इस टाइम सीएम खुद रखेगा, सीएम को खुद रखना भी चाहिए। देखो, भाई साहब की मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। गृह मंत्री के पद के लिए आदमी को बड़ा डोसाइल, बड़ा सिंपल, कूल हार्टेड होना चाहिए। बहुत जल्दी गुस्सा खा जाए, एकदम गुस्सा करता है। हाँ, एकदम सस्पेंड करो ना कोई। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, पानीपत में उस टाइम में थानेदार थे मिस्टर यादव, मैं नाम नहीं ख्याल आ रहा, बहुत ऑनेस्ट अफसर थे। किसी ने दरबार में शिकायत कर दी
कि हम एम्बुलेंस चलाते हैं, हमारे से पैसे मांगता है, पानीपत कैसे फ़ोन किया सस्पेंड करो। उन्होंने बताया कि सर वो तो बहुत ऑनेस्ट अफसर है, शिकायत करता है खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है। नहीं डीजीपी को फ़ोन कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया SHO को। मैंने कई खबरें लिखी, उसको बहाल करना पड़ा। और वो इतना ईमानदार SHO था। मतलब ये है कि दंड देने से पहले इंक्वायरी जरूर हो भाई देखो, आपको उसका पक्ष सुना जाना चाहिए। आप SP को बोलो, उसकी इंक्वायरी करके मतलब कार्रवाई करो, सीधे कहना सस्पेंड करो उसको। कोई बंदा आपके पास पेश हो गया, उसी की बात मान ली आपने, उसके बाद भी साहब ने मेरी स्टोरी आने के बाद ये लिखवाया अपने। कोई दरबार में पेश होगा तो मंत्री शिकायत तो सुनेगा, शिकायत की जांच करवाए, ये एक एक्ट होना चाहिए। नहीं, उसके बाद भी साहब ने संशोधन किया। उनका बड़प्पन है कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ 182 में कार्रवाई की जाएगी, ये भी लिखा हुआ है। ये मैं मानता हूँ कि बीच के दरबार से लोगों को बड़ी राहत मिली, कांस्टेबल स्तर के लोगों को राहत मिली। एक लोगों को लगा कोई हमारी सुन लेता है, मतलब SP सुने ना सुने भी हमारी सुन लेगा, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप अफसर से जांच करवाओ, शिकायत करिए, ठीक है, जांच करवाओ और इंश्योर करो उस पर कार्रवाई हो, ये नहीं कि सस्पेंड करो उसे। बंसल साहब, आप और हमने जब पहले चर्चा की थी एक बार, तब आपने भी कहा था, मैं भी इस पक्ष में था, कि मनोहर लाल ने बिना खर्ची पर्ची की जो ग्रुप C और D, मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आगे जो कुछ गड़बड़ है उस पर नहीं जाएंगे, ग्रुप C और D की बात कर रहे हैं। ग्रुप C और D की जो मनोहर लाल ने नौकरी दी, आपको नहीं लगता मनोहर लाल की विदाई बेशक होगी, लेकिन भाजपा को सत्ता में लाने के लिए ग्रुप C और D की जो पारदर्शिता से नौकरी मिली थी, उनका एक बड़ा योगदान है। दो बातें क्रेडिट जाता है मनोहर का। एक तो डिजिटल किया उन्होंने, हालांकि प्रॉपर्टी ID वगैरह बड़े रेगुलेटरी बड़े गपले उपले, लेकिन नीयत सही थी। डिजिटल से फायदा भी हुआ कि अपने आप 60 साल की आपकी पेंशन बन जाती है, अपना बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आपका इंश्योरेंस सब कुछ हो जाता है। तो वो इनमें इनके रिजल्ट आने में समय लगता है, वो समय लगेगा। और जो C और D ग्रुप में बताया ना आपने, उनमें नौकरियाँ 22,000 ठीक मिली है। HCS में गड़बड़ी हुई, यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी आई, तो कि जो छोटा व्यक्ति होता है इस छोटे ग्रुप का, वही वोटर होता है, वही प्रचार करता है सारे। जो मान लो HCS में कोई लगा, पैसे देके भी लगा, वो किसी को नहीं कहेगा मैं पैसे देकर लगा। लेकिन 2-3 तो बड़े इश्यू थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना। यहाँ बंदवाड़ी में जो इको ग्रीन का इशू था, नहीं, मेरी नौकरियों की बात थी ना, जो हुड्डा के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा कोटा होगा, उससे भाजपा की जो पर्ची खर्ची की बात और ज्यादा बढ़ गई। नौकरियां पारदर्शिता से ही चाहते हैं लोग, क्षेत्र विशेष की नहीं चाहते, योग्यता के आधार पर चाहते हैं। जो इन्होंने कहा ना कि मुझे लगता है कोटा होगा, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के दूसरे नेता उतनी आक्रामकता से काट नहीं पाए। नहीं, उनके बंधु ने कह दिया ना हमारा कोटा होगा, उससे डिफेंसिव में आ गए। डिफेंसिव में हमारा 5,000 कोटा उदयमान का होगा, नीरज शर्मा का 2,000 का होगा, कुलदीप शर्मा का होगा, गोगी का होगा, इसमें कोटा होगा। देखो मैं मानता हूँ, देखो सिस्टम है, इसमें कोटा भी होता है। कोई भी सरकार, चाहे मैं भी CM बन जाऊँ, मुझे विधायक को सुननी पड़ेगी, पर एक स्वाता होता है तरह के मेरिट पे नौकरियां मिल जाए, कुछ वो भी हो जाए सारा। पर पब्लिक आटे में नमक चल जाए तो नमक में आटा वाली बात। पब्लिकली आप कह रहे हो मेरा कोटा होगा, उदयमान कह रहा है मेरा 5,000 का कोटा होगा। एक बात और कंक्लूड करते हैं, इलेक्शन की कांग्रेस का कैसे हुआ। कांग्रेस तो लड़ी नहीं थी, भूपेंद्र दीपेंद्र थे, 2 हेलीकॉप्टर, एक बाप के पास एक बेटे के पास। उदयमान अध्यक्ष को चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जगह किसी को लगाया नहीं, कोऑर्डिनेशन कैंडिडेट किससे करे, प्रचार सामग्री मंगानी है। वो तो कैप्टन अजय सिंह यादव की यही शिकायत थी, और हम आपका कैप्टन अजय सिंह यादव का रिजिग्नेशन X प्लेटफॉर्म पर हुआ और X पर ही वापस हो गया। इसको लेकर क्या कहेंगे, उनकी जो पीड़ा, उनका दर्द? उनको लगा एकदम दर्द बहुत ज्यादा हुआ। उनको लगा यार कहाँ जाओगे, कांग्रेस में फिर भी बैठे बैठे पत्थर भारी हो जाता है, भाजपा में तो कोई पूछेगा नहीं, लंबी लाइन लगी हुई है। दूसरा दीपक बावरिया बीमार हो गए, पार्टी पर उनकी पीड़ा यही थी, चौपर नहीं मिला उनको, वो यही कह रहे थे। पार्टी पर बीमार हो गया, पार्टी तक चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो सके। रणदीप अपने हल्के में कंबाइन हो गया, शैलजा अपने घर बैठ गई, अध्यक्ष कोई पूर्णकालिक बचा नहीं, अध्यक्ष चुनाव लड़ने चला। अजय यादव OBC सेल का अध्यक्ष है, नेशनल लेवल का, चौपर क्यों ना मिले उसको कंबाइन देना चाहिए था, हरियाणा में घुमाना चाहिए था, इसीलिए तो बराबर रह करके भी हुड्डा पीछे। मेरा ये मानना है कि टिकटें अगर वितरित होती सबको वो मिलता। आप क्या बता रहे थे, कितनी टिकटें? नहीं, मान लो 15-20 शैलजा को, 5 अजय को, 5 रणदीप को, ऐसे मिल बार 15-20 कुमारी शैलजा को, 5 अजय कप्तान 5 रणदीप को, 5-7 सुरजेवाला को दे देते, 60 रख लेते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और सुनो, और ये अजय यादव, शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप, चारों लोग एक रथ में घूम जाते रहना में, चारों लोग। ये कहते हैं भाई CM को इशू नहीं है। इस समय हमारे सामने इशू है जो 2.5 साल में भाजपा ने जनता को तंग किया, उनको उखाड़ फेंकना है। CM को इशू नहीं है, होगा बाद में देखा जाएगा, जो विधायक बना देगा। इस टाइम हमारे सामने अर्जुन के सामने चिड़िया की आंख निशाना है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है।
तो 70 सीटें कम से कम कांग्रेस। तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सीधा सीधा यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस को मार गया और संगठन अंतिम समय तक नहीं बनने देना, ये भी एक बड़ी चूक रही। इस पर आपका और कॉन्फ्रेंस मार गया और भाजपा ने बड़ा नहीं, संगठन नहीं बनाना। भाजपा का निचले स्तर तक संगठन था, कांग्रेस 10 साल में भी तो भाजपा की बहुत बड़ी मशीनरी थी, केंद्र के मंत्री थे और सीएम थे कई स्टेटों के, वो आए जिस कास्ट का है उसको वहीं भेज दिया। जैसे कहीं गुजरों का प्रभाव हुआ, गुजर मंत्री भेज दिया, सीएम भेज दिया। कहीं ठाकुर है वहाँ ठाकुर के राजा भेज दिया, कई गजेंद्र शेखावत को भेज दिया। तो किया तो कांग्रेस ने भी, लेकिन बस कांग्रेस ने कहाँ किया, इतना लंबा चौड़ा नहीं कर पाया। जैसे सचिन पायलट को गुजर बहुल गाँव में बुलाया गया, उनको कोऑर्डिनेशन नहीं था। हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी रही और संगठन नहीं था निचले स्तर पर। वोटर को लेकर के कौन जाए ना तो संगठन था, कोई अध्यक्ष नहीं था। अध्यक्ष को चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बिजी है, पार्टी प्रभारी बीमार हो गए बेचारे, कोई कोऑर्डिनेशन है। अभी चौपर किसको मिल जाएगा, कौन जाएगा। और फिर देखो राहुल का प्रोग्राम करवा रहे हैं यहाँ पे, मैंने सुना मेवात में करवाया था। नहीं, मेवात में क्या जरूरत थी भाई, मेवात में तो वैसे ही वोट कांग्रेस वाले थे। हाँ, कहीं और करवाना था। हाँ, ये सारा का सारा। और मुझे लगता है रेवाड़ी में राहुल गांधी की एक सभा होनी थी। पहले कैप्टन अजय सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड कह भी दिया था, लेकिन वो अंत तक भटकते रहे। उनको जो है, जो चीजें मुट्ठी में ली गई ना, अगर वहां पे सुनो, मेरा मानना है राहुल की सभा होती तो गाजे का बेटा चलिए जीत जाता। परिणाम दूसरा। मेवात में जरूरत नहीं थी, मेवात में तो वैसे ही वोट आएंगे कांग्रेस के। ये तो साथियों, आपने बंसल जी की पूरी बातें सुनी। हर विषय पर उन्होंने गहराई से अपनी समझ के अनुसार आपको बताया। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। और आप गुस्ताखी माफ लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, क्या गुस्ताखी माफ ब्लॉग लिखते हैं आप, इनको उस प्लेटफार्म पर भी देखिए। मैं जनसत्ता में रहा, जनसत्ता का स्लोगन था सबकी खबर दे, सबकी खबर दे, सबको खबर दे, सबकी खबर दे। मैंने इसमें ऐड किया है सच कहने की हिम्मत और सलीका। हिम्मत भी होनी चाहिए, सलीका भी होना चाहिए। सच कहने का सलीका भी होना चाहिए। हाँ, सलीका भी होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।